नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 20वीं क्लास होने जा रही है। दोस्तों, इस क्लास में हम उत्तराखंड की परीक्षा वाली बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर हल करने वाले हैं और हमारे द्वारा इस क्लास में जो क्वेश्चन कराए जाएंगे वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहें और जो हमारे चैनल पर नए बच्चे जुड़े हैं दोस्तों, वह हमारी पुरानी वीडियोस जाकर इस सीरीज की ज़रूर देख लें, वह भी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी कि इसे क्या कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, तो ICAR दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, अगर कोई बता सकता है इसकी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को की गई थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। और दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को कितने भागों में बांटा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 भागों में दोस्तों। 8 भागों में जो है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश की संपूर्ण मृदा को बांटा है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एक स्वशासी यानी कि स्वशासी संस्था है। यह संस्था कृषि मंत्रालय यानी कि भारत सरकार के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत कार्य करती है। और कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो हुई वह 16 जुलाई 1929 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृदा हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपण से निर्मित होने के कारण कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से निर्मित होती है दोस्तों। तो दोस्तों, वह कौन सी मृदा होती है जो हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपण से निर्मित होने के कारण कंकड़ पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भावर मृदा। तो दोस्तों, जो भावर मृदा होती है वह कहाँ पाई जाती है, तो शिवालिक क्षेत्र के मध्य। किसमें दोस्तों, भावर मृदा शिवालिक क्षेत्र के मध्य पाई जाती है दोस्तों। और यह मृदा जो है कंकड़ पत्थर युक्त होती है तथा मोटे बालू से निर्मित होती है दोस्तों। और जो भावर मृदा होती है दोस्तों, यह कृषि के लिए क्या होती है, अनुपयुक्त दोस्तों। अनुपयुक्त यानी कि कृषि के लिए अच्छी नहीं होती भावर मृदा। और दोस्तों, अगर भावर मृदा के बारे में और बात करें तो हिमालयी नदियों के भारी निक्षेपों से निर्मित होने के कारण जो है यह काफ़ी छिछली भी होती है, जिसके कारण जो जल है इसके नीचे चला जाता है। और इसी कारण यह सबसे मेन कारण है कि यह जो है कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में यानी कि राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों निक्षेप से कौन सी मृदा निर्मित होती है। तो दोस्तों, जो राज्य के सबसे दक्षिणी भाग है या दक्षिणी सिरा है, देहरादून के दक्षिणी सिरे से उधम सिंह नगर तक महीन कणों निक्षेपों से कौन सी मृदा निर्मित होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तराई मृदा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में मिट्टी के प्रमुख प्रकारों में से जो पहला प्रकार आता है वो आता है हमारा तराई मृदा। तराई मृदा जो है दोस्तों, यह मृदा राज्य के दक्षिणी भाग में देहरादून और उधम सिंह नगर दोस्तों, देहरादून उधम सिंह नगर के मध्य पाई जाती है दोस्तों, यानी कि बीच में, देहरादून उधम सिंह नगर के मध्य यानी कि बीच में पाई जाती है। यह मृदा जो है दोस्तों, तराई मृदा की एक खास बात होती है कि यह नाइट्रोजन
और फॉस्फोरस दोस्तों, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है इसमें। और तराई मृदा जो है गन्ने तथा धान की, क्योंकि तराई मृदा जो है गन्ने दोस्तों, गन्ने तथा धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। और यह राज्य के दक्षिणी भाग में देहरादून तथा उधम सिंह नगर के मध्य पाई जाती है। तो दोस्तों और इसके संदर्भ में और बात बताएं कि जो भारत की सभी मिट्टियां हैं दोस्तों, उनमें जो है दोस्तों नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है दोस्तों। और अगर बात करें हम गन्ने के संदर्भ में दोस्तों, तो राज्य गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राज्य गन्ना अनुसंधान संस्थान दोस्तों हरिद्वार में स्थित है। राज्य गन्ना विकास समिति, तो दोस्तों राज्य गन्ना विकास समिति कहाँ पर स्थित है? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है दोस्तों। और राज्य की प्रमुख सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? कहाँ है दोस्तों राज्य की प्रमुख सबसे बड़ी गुड़ मंडी? तो मंगलोर हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी गन्ने के संदर्भ में भी। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं इसके बारे में विस्तृत जानकारी की ओर। तो दोस्तों कौन सी मृदा समतल, दलदली, नम और उपजाऊ होती है तथा इस मिट्टी में गन्ने तथा धान की पैदावार अच्छी होती है? तो तराई मृदा दोस्तों। कौन सी मृदा राज्य की अन्य मिट्टियों की अपेक्षा अधिक परिपक्व तथा नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी वाली मृदा होती है? तो वह तराई मृदा होती है दोस्तों। इसमें विशेषकर नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है दोस्तों। और मैंने बताया राज्य गन्ना अनुसंधान संस्थान हरिद्वार, राज्य गन्ना विकास समिति काशीपुर उधम सिंह नगर, और राज्य की प्रमुख सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलोर हरिद्वार में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृदा निचले भागों में जल धाराओं के निकट, नदियों व अन्य प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों? तो दोस्तों वह कौन सी मृदा है जो निचले भागों में जल धाराओं के निकट, नदियों व अन्य जल प्रवाहों के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, चारागाही मृदा। जो चारागाही मृदा होती है दोस्तों वह जलधाराओं तथा नदियों के तट पर स्थित होती है। और उत्तराखंड में चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? तो उत्तराखंड में चारागाही मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में दोस्तों। 5 भागों में उत्तराखंड में चारागाही मृदा को बांटा गया है। और उत्तराखंड का सर्वाधिक चारागाही भूमि वाला जिला दोस्तों, उत्तराखंड का सर्वाधिक चारागाही मृदा वाला जिला कौन सा है दोस्तों? तो पिथौरागढ़ जनपद जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक चारागाही मृदा वाला जिला है दोस्तों। अगर अन्य बात करें चारागाही मृदा के बारे में दोस्तों, तो इसके जो 5 भागों में इसे बांटा गया है उसमें मटियार दोमट है, जिसका रंग दोस्तों भूरा रंग होता है। उसका नाइट्रोजन तथा जैव पदार्थों की अधिकता एवं चूने की मात्रा कम पाई जाती है। दूसरा जो प्रकार है वह अत्यधिक चूनेदार दोमट होती है। तीसरा कम चूनेदार दोमट, चौथा गैर चूनेदार दोमट, और 5वां प्रकार है बलुई दोमट। तो यह कुछ अन्य जानकारी थी इसके 5 भागों के बारे में। अब दोस्तों बिना देरी के चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, चारागाही मृदा को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि चारागाही मृदा को जो है 5 भागों में बांटा गया है उत्तराखंड में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। अब बिना देरी के दोस्तों देख लेते हैं वह 5 भागों या प्रकारों के बारे में। तो पहला प्रकार है मटियार दोमट, दूसरा प्रकार है दोस्तों अत्यधिक चूनेदार दोमट, तीसरा प्रकार है कम चूनेदार दोमट, चौथा प्रकार है गैर चूनेदार दोमट, और 5वां प्रकार है बलुई दोमट। तो इन प्रकारों या भागों के बारे में आपको मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृदा शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है? तो दोस्तों वह कौन सी मृदा है जो शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, टर्सरी मृदा। टर्सरी मृदा जो है दोस्तों शिवालिक की पहाड़ियों तथा दून घाटियों में पाई जाती है। और इस मृदा में जो है वनस्पति दोस्तों, इस मृदा में वनस्पति तथा जैव पदार्थ, जो जैविक पदार्थ होते हैं दोस्तों, जैविक पदार्थ होते हैं, टर्सरी मृदा में वनस्पति या जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों लेकिन दून घाटी की मिट्टी में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा वनस्पति के
अंश की अधिकता तथा आर्द्रता धारण करने की क्षमता, यानी कि कुछ जगह जो टर्सरी मृदा है उसमें वनस्पति हो सकती है और उसमें थोड़ा देहरादून वाला क्षेत्र आता है दोस्तों। तो यह कुछ इसके संदर्भ में जानकारी थी। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी मृदा नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है? तो वह कौन सी मृदा है दोस्तों जो नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों क्वार्टर मृदा। जो क्वार्टज भूमि या क्वार्टज मृदा है दोस्तों वह नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों एक ऑप्शन नंबर बी है ज्वालामुखी मृदा। तो दोस्तों ज्वालामुखी मृदा भी जो है नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। और जो ज्वालामुखी मृदा का निर्माण होता है दोस्तों वह किससे होता है? तो आग्नेय चट्टानों से। आग्नेय चट्टानों से जो है दोस्तों ज्वालामुखी मृदा का निर्माण होता है और यह मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि कृषि के लिए अनुकूल दशाएं जो है दोस्तों इस मृदा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी कि क्वार्टज मृदा और ज्वालामुखी मृदा, यह दोनों मृदा जो है नैनीताल के भीमताल क्षेत्र में पाई जाती हैं दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है। तो दोस्तों पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों लाल मृदा। जो लाल मृदा है दोस्तों यह मृदा पहाड़ों की ढालों तथा पर्वतों के किनारे पाई जाती है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस मृदा को एल्पाइन चारागाह पास्चर मृदा भी कहते हैं? तो दोस्तों वह कौन सी मृदा है जिस मृदा को एल्पाइन चारागाह या पास्चर मृदा भी कहते हैं दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उच्च मैदानी मृदा। जो उच्च मैदानी मृदा होती है दोस्तों उसे एल्पाइन चारागाह यानी पास्चर मृदा भी कहते हैं दोस्तों। और यह मृदा जो है 4000 मीटर दोस्तों, 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले घास के मैदानों में मिलती है। शुष्क जलवायु, अपक्षय तथा हिमानी अपर्दन के प्रभाव से जो इस मृदा की मिट्टी है दोस्तों उसमें प्रायः नमी की कमी पाई जाती है। यह हल्की क्षारीय तथा कार्बनिक पदार्थों के उच्च मात्रा से युक्त होती है। चट्टानी टुकड़ों तथा अन्य प्रदूषित पदार्थों के मिश्रण के कारण इस मिट्टी के गठन एवं संरचना में विभिन्नता आ जाती है और इन्हीं एल्पाइन मृदा कहा जाता है, यानी कि एल्पाइन पास्चर मृदा भी इसी मृदा को कहते हैं दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश काल से पूरे राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए गए वह सभी आधारित हैं। तो दोस्तों जो ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में जो सभी भूमि बंदोबस्त किए गए थे वह सभी किस पर आधारित हैं? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुस्मृति पर दोस्तों। ब्रिटिश काल से पूर्व राज्य में जो भी भूमि बंदोबस्त किए वे सभी मनुस्मृति पर आधारित थे। अंग्रेजों से ठीक पहले दोस्तों 1812 में, अंग्रेजों से ठीक पहले 1812 में क्या था? उत्तराखंड में गोरखा काल था दोस्तों, यानी कि गोरखा शासन था। 1812 में जो अंग्रेजों से पूर्व गोरखा काल था और गोरखा काल में जो है भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त 1815 व 16 में हुआ, जो कि किसने करवाया दोस्तों? तो ई गार्डनर ने करवाया था। किसने करवाया था? ई गार्डनर ने ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त करवाया 1815-16 में। तब से लेकर अब तक राज्य में कुल कितने? तो 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा किस कमिश्नर ने भूमि बंदोबस्त करवाए? तो ट्रेल ने दोस्तों, ट्रेल ने सबसे ज़्यादा भूमि बंदोबस्त करवाए। कितने? तो 7 भूमि बंदोबस्त करवाता है ट्रेल दोस्तों। तो यह कुछ इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी थी। अब जब हम कमिश्नर पढ़ेंगे तो विस्तृत रूप से इस टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं इसके बारे में अन्य जानकारी की ओर दोस्तों। तो दोस्तों अंग्रेजों से ठीक पहले गोरखा काल में भूमि बंदोबस्त करवाया गया था 1812 में। ब्रिटिश काल का पहला भूमि बंदोबस्त जो है 1815-16 में किया गया था। और अब तक राज्य में 12 भूमि बंदोबस्त हो चुके हैं। और अंतिम भूमि बंदोबस्त जो है 1960 से 62 में 60 से 62 में जो है
यूपी सरकार द्वारा कराया गया था। गार्डन के नियंत्रण में पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ जो कि कुमाऊं में हुआ। फिर दूसरा बंदोबस्त गढ़वाल में हुआ जो कि 1816 में हुआ। यह एक साला भूमि बंदोबस्त थे दोस्तों दोनों। भू राजस्व के मद को तय किया गया 85.195 रुपये, यानी कि 85.195 रुपये जो है भू राजस्व की मद को तय किया गया। ब्रिटिश काल का सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त था 9वां भूमि बंदोबस्त, जिसे दोस्तों बेकेट भूमि बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। और कब हुआ था दोस्तों? 1863 से 73 के मध्य हुआ था, जो कि जर्मन पद्धति पर आधारित था, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। और इसे 10 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह कुछ इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी थी दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं आप अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? तो दोस्तों जो बेकेट बंदोबस्त है उसमें पर्वतीय भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया था दोस्तों? तो दोस्तों पहले हम देखते हैं कि बेकेट बंदोबस्त हुआ कब था। तो बेकेट बंदोबस्त जो हुआ था दोस्तों वह 1863 से 73 के मध्य हुआ था दोस्तों। कब? 1863 से 73 के मध्य जो है बेकेट बंदोबस्त हुआ था दोस्तों। और बेकेट बंदोबस्त को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बिल्कुल ठीक, बेकेट बंदोबस्त को जो है दोस्तों दहसाला यानी कि 10 साला भूमि बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। इसे दहसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है क्योंकि यह 10 साल के लिए हुआ था। जर्मन पद्धति पर आधारित था दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित था। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम बेकेट बंदोबस्त के बारे में कि इसने जो भूमि का विभाजन किया था, यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि को कितने वर्गों में बांटा था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्गों में दोस्तों। जो बेकेट बंदोबस्त है उसने जो है पर्वतीय भूमि को 5 बंदोबस्त में बांटा था दोस्तों। और वह कौन कौन सी प्रकार थे? वह 5। तो पहला प्रकार था दोस्तों तलाव भूमि। कौन सा प्रकार दोस्तों? बेकेट बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें पहला प्रकार था तलाव भूमि। तलाव भूमि वह होती थी जो दोस्तों जो नदी घाटों की भूमि जहाँ सिंचाई की व्यवस्था होती थी। दूसरी थी उपराव अव्वल जो पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर होती थी। फिर उपराव द्वयम द्वितीय श्रेणी की अव्वल, इजरान निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़, और फिर कटीली जिसे खील भूमि जिसे अनुपजाऊ भी कहा जाता है। तो यह कुछ भूमि के 5 प्रकार थे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों देख लेते हैं इसके संदर्भ में अन्य जानकारी। तो दोस्तों किस बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक विधि को अपनाया गया था? तो बेकेट बंदोबस्त में। तो दोस्तों 5 भागों में बांटा गया था पर्वतीय भूमि को, जिसमें पहला प्रकार था तलाव भूमि, जो कि नदी या तालाब के किनारे जो है भूमि होती थी जहां सिंचाई की व्यवस्था होती थी। फिर होती थी दोस्तों उपराव भूमि। उपराव भूमि में भी दोस्तों होती थी उपराव अव्वल। उपराव अव्वल जो होती थी वह पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर भूमि होती थी। और उपराव द्वयम जो होती थी दोस्तों वह द्वितीय श्रेणी की अव्वल होती थी, यानी कि द्वितीय श्रेणी की भूमि होती थी अव्वल रूप में। फिर आ जाता है दोस्तों इजरान भूमि। इजरान भूमि जो होती थी दोस्तों वह निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ होती थी। और कंटीली भूमि जो कंटीली भूमि होती थी वह अनुपजाऊ होती थी। इस बंदोबस्त में खातेदारों को उनकी भूमि का सटीक लेखा जोखा, खसरा खतौनी व सबरा उपलब्ध कराया गया दोस्तों। ब्रिटिश काल का अंतिम बंदोबस्त जो है वह हुआ 1928 में। किसके नेतृत्व में हुआ? तो वह एवर्टसन दोस्तों, एवर्टसन के नेतृत्व में हुआ था, जो कि 11वां भूमि बंदोबस्त था। ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त एवर्टसन के नेतृत्व में 1928 में हुआ, जो कि गढ़वाल में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था? गढ़वाल में हुआ था 11वां भूमि बंदोबस्त। और यह ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त था दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद जो है 1960 से 64 तक संपन्न हुआ 12वां भूमि बंदोबस्त। और दोस्तों अभी कुछ अन्य जानकारी भी है कि जो 1960 से 64 तक संपन्न हुआ 12वां भूमि बंदोबस्त में मात्र भू अभिलेखों की अत्यावधिक करने तक सीमित रखा गया, यानी कि ये यूपी सरकार द्वारा कराया गया था दोस्तों। अभी मैं आपको भूमि के पर्वतीय भूमि के 5 प्रकार के बारे में बताया, तो एक बार इसके फिर से देख लेते हैं। जो दोस्तों 5 प्रकार हैं बेकेट भूमि बंदोबस्त के अनुसार, उसमें पहला है तलाव भूमि। जो तलाव भूमि होती थी वह नदी या तालाबों के किनारे जो है भूमि होती है जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था होती है दोस्तों। फिर उपराव भूमि होती है। उपराव भूमि को 2 भागों में बांटा गया है, उपराव अव्वल, उपराव द्वयम। उपराव अव्वल जो होती है दोस्तों वह पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर होती है। उपराव द्वयम जो होती है वह द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि होती है दोस्तों।
फिर इजरान आती है निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ भूमि, और फिर कटीली भूमि जिसे खिल भी कहा जाता है दोस्तों। तो यह कुछ प्रकार थे। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कितने नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह कुछ मापन की विधियां हैं कि कितने नाली में 1 हेक्टेयर होता है दोस्तों। तो इसके बारे में भी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम जानेंगे कि कितने नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है दोस्तों। तो कोई बता सकता है मुझे कि कितने नाली बराबर जो है दोस्तों, कितने नाली बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50 नाली दोस्तों। 50 नाली बराबर दोस्तों 1 हेक्टेयर होता है, यानी कि 50 नाली इक्वल्स टू यानी कि बराबर के 1 हेक्टेयर दोस्तों। और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होता है दोस्तों, तो 10,000 वर्ग मीटर, 10,000 वर्ग मीटर जो है 1 हेक्टेयर में भूमि होती है दोस्तों। क्योंकि राज्य में कृषि भूमि नापने के लिए नाली एवं मुट्ठी पैमाना चलाए गए थे दोस्तों। तो अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे कि 1 नाली बराबर 200 वर्ग किलोमीटर होता है दोस्तों, और 50 नाली बराबर 1 हेक्टेयर यानी कि 10,000 वर्ग मीटर होता है दोस्तों। गठन से ठीक पूर्व राज्य में कुल सक्रिय जोतें थी 9.26 लाख, जो अब 3.5% घटकर 8.91 लाख रह गई हैं। और पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना दोस्तों, जो पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना है दोस्तों, वह नाली व मुट्ठी था। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में समस्त कृषि जोतों का जो औसत आकार है ना दोस्तों, उत्तराखंड में समस्त कृषि जोतों का जो औसत आकार है वो 0.84% है दोस्तों। यानी कि जो 0.84% है वह वर्तमान में उत्तराखंड में समस्त कृषि जोतों का औसत आकार है दोस्तों। और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में यह अधिक हो रहा है। जो जोतें हैं वह बंजर भूमि में तब्दील हो गई हैं। अतः ज़रूरत है कि नए सिरे से भूमि बंदोबस्त किया जाए, और जो खातेदार भूमि छोड़कर गायब हैं सरकार उनके भूमि को अधिग्रहित कर भूमिहीनों को वितरित करे या वन पंचायतों को वनीकरण हेतु सुपुर्द करे दोस्तों। तो यह इससे ऐसा करने से तो जो है दोस्तों जो भूमि बंजर हो रही है उसे एक बार फिर से उपजाऊ बनाने का मार्ग खोजा जा सकता है दोस्तों। तो अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंचाई की सुविधा के अनुसार पर्वतीय भागों में कितने प्रकार की भूमि मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों सिंचाई के सुविधा के अनुसार, यानी कि जो सिंचाई की सुविधा है उस सुविधा के अनुसार पर्वतीय भागों में कितने प्रकार की भूमि मिलती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार की दोस्तों। तो सिंचाई की सुविधा के अनुसार जो है दोस्तों पर्वतीय भागों में जो है 3 प्रकार की भूमि मिलती है दोस्तों। क्योंकि उत्तराखंड में पर्वतीय कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा गया है दोस्तों। पहला प्रकार है दोस्तों तलाऊ। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 5 बताए थे। तो दोस्तों वह 5 जो थे वह पर्वतीय भूमि को विकेट बंदोबस्त के आधार पर बांटा गया था 5 भागों में। लेकिन पर्वतीय भागों में जो है भूमि को जो पर्वतीय कृषि भूमि होती है उसे जो है 3 प्रकारों में बांटा गया है। पहला जो है दोस्तों तलाऊ है, दूसरा उपराऊ है, और तीसरा दोस्तों इजरान है। अब दोस्तों जो तलाऊ भूमि होती है यह एक सिंचित भूमि होती है जो कि नदी तालाबों के किनारे होती है दोस्तों। और यह जो है जो द्वितीय श्रेणी की उपराऊ भूमि है उससे 3 गुना अधिक अच्छी मानी जाती है। यानी कि तलाऊ भूमि जो होती है वह उपराऊ भूमि से 3 गुना अधिक उपजाऊ मानी जाती है। अब दोस्तों उपराऊ भूमि एक असिंचित भूमि होती है दोस्तों। क्योंकि जो उपराऊ भूमि होती है वह जो है पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर होती है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर होती है उपराऊ भूमि। और उपराऊ को भी जो है 2 भागों में बांटा गया है, और यह एक असिंचित भूमि होती है। उपराऊ अव्वल जो कि
1.5 गुना अच्छी होती है दोस्तों उपराव दोयम से, और उपराव दोयम द्वितीय श्रेणी की अच्छी भूमि होती है, और इजरान भूमि से जो है 2 गुना अच्छी होती है दोस्तों। और इजरान भूमि जो होती है निम्न श्रेणी की उबड़ खाबड़ होती है, जिसके बाद में खिल भी कहा जाता है दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों उपराव अव्वल या उपराव दोयम के बारे में दोस्तों, सभी को पता होगा। अगर हम बात करें उपराव अव्वल या उपराव दोयम भूमि के बारे में, तो कोई बता सकता है कि जो उपराव अव्वल होती है वह पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थानों पर होती है, जैसे कि मैंने पीछे बताया आपको, और उपराव दोयम द्वितीय श्रेणी की अव्वल भूमि होती है दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि राज्य के मैदानी भागों में कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है मिट्टी की प्रकृति के आधार पर। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड के मैदानी भागों में जो है दोस्तों जो कृषि भूमि का विभाजन किया जाता है, तो उसका आधार जो होता है वह मिट्टी होता है, यानी कि मिट्टी का प्राकृतिक आधार। लेकिन उत्तराखंड के जो पर्वतीय भागों में कृषि भूमि का विभाजन होता है वह सिंचाई के आधार पर किया जाता है दोस्तों। और उत्तराखंड में जो है वनों से दोस्तों, एक इसमें आपको बता देता हूँ कि जो उत्तराखंड के मैदानी भाग हैं उसमें जो है कृषि भूमि का विभाजन मिट्टी की प्रकृति या मिट्टी के आधार पर किया जाता है, और उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में जो है मिट्टी या कृषि भूमि का विभाजन जो है सिंचाई के आधार पर किया जाता है। और उत्तराखंड में दोस्तों वनों से लगी भूमि को क्या कहा जाता है? बुलनिया दोस्तों। उत्तराखंड में वनों से लगी भूमि को बुलनिया कहा जाता है, जिसे वनीय भूमि भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। और पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो पर्वतीय क्षेत्र में गांव के समीप की भूमि होती है उसे घरेया कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? घरेया। और गांव तथा वनों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बिचल्या। क्या दोस्तों? बिचल्या जो है गांव तथा वनों के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है? बिचल्या। यानी कि वनों के से लगी भूमि को बुलनिया, और गांव के समीप की भूमि को घरेया, तथा वनों तथा गांव के मध्य की भूमि को क्या कहा जाता है? बिचल्या। तो आशा करता हूँ आपको सभी प्रकार समझ में आए होंगे दोस्तों। और राज्य में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कितने प्रकार की भूमि मिलती है? तो 3 प्रकार की, तालाव, उपराव और इजरान दोस्तों। तो इसके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों। तो अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से सही सुमेलित नहीं है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के समीप की भूमि को क्या कहा जाता है? तो घरेया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। पर्वतीय क्षेत्रों में गांव के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों गांव के मध्य नहीं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें गांव तथा वन के मध्य भूमि को बिचल्या कहते हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को क्या कहते हैं? तो पर्वतीय क्षेत्रों में वनों से लगी भूमि को बुलनिया कहते हैं दोस्तों। तो यह बिल्कुल ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में बीच व किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं? उपराऊ भूमि। तो यह गलत है हमारा। ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर भी यही होगा दोस्तों कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बीच व किनारे की अपरिपक्व पथरीली भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इजरान कहते हैं। इजरान निम्न श्रेणी की भूमि होती है, उबड़ खाबड़ दोस्तों, और यह एक अनुपजाऊ भूमि होती है दोस्तों। तो अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खेती के किस प्रकार को कंटूर खेती भी कहा जाता है दोस्तों? तो खेती का वह कौन सा प्रकार है दोस्तों जिसे कंटूर खेती भी कहा जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समोच्च खेती। तो दोस्तों उत्तराखंड में खेती के प्रमुख प्रकारों में से एक है समोच्च खेती। इसे कंटूर फार्मिंग के या कंटूर खेती के नाम से भी जाना जाता है। और यह खेती जो है दोस्तों, जो पहाड़ी ढाल होते हैं, हमारे पहाड़ी ढाल होते हैं, उन ढालों पर विपरीत की जाती है दोस्तों। पहाड़ी ढालों पर विपरीत की जाती है। तो दोस्तों कंटूर खेती किसे कहते हैं? समोच्च खेती को। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ विस्तृत जानकारी की ओर। जैसा कि ढाल के ऊपर एक ही ऊंचाई से अलग अलग 2 बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कंटूर कहते हैं। जब भूमि अधिक ढालू होती है तब इस विधि से कृषि की जाती है, यानी कि जिसे सीढ़ीदार विधि भी कहते हैं। तो दोस्तों कंटूर फार्मिंग और सीढ़ीदार विधि को देखा जाए तो एक है, लेकिन जो सीढ़ीदार खेती की जाती है ना, जो सीढ़ीदार फार्मिंग की जाती है, वह पहाड़ी ढालों पर जो है आड़ी तिरछी जुताई कर की जाती है दोस्तों।
किस खेती में ढालों को सीढ़ियों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है और उन सीढ़ियों पर आड़ी जुताई करके कृषि की जाती है? तो सीढ़ीदार खेत में, जिसे झूमिंग खेती भी कहा जाता है और इसे स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, इसे स्थानांतरित खेती भी कहे जाते हैं। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है? तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो राज्य में सर्वाधिक किस फसल की खेती की जाती है, तो गेहूं की खेती, जो कि राज्य की कुल कृषि भूमि के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 33, यानी कि राज्य की कृषि भूमि के 33% भाग पर जो है दोस्तों गेहूं बोया जाता है। और राज्य का सबसे या सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है दोस्तों? तो राज्य का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला जो है वह देहरादून जिला है दोस्तों। और दूसरा जिला कौन सा है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला? तो दूसरा सबसे सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला जो है उधम सिंह नगर जिला है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है और राज्य की प्रमुख फसल भी गेहूं है दोस्तों। राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल जो है चावल है। तो चावल जो है राज्य की द्वितीय प्रमुख फसल है दोस्तों, और यह कितने प्रतिशत भाग पर की जाती है? तो 21.6% भाग पर जो है राज्य में चावल की खेती की जाती है दोस्तों। और सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला क्रम से वही जैसे गेहूं के थे देहरादून और उधम सिंह नगर हैं दोस्तों। राज्य का तृतीय प्रमुख फसल जो है गन्ना है। गन्ना आप सभी को पता है दोस्तों एक नगदी फसल है और राज्य में कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत पर गन्ने की खेती की जाती है दोस्तों? तो लगभग 6% पर जो है गन्ने की खेती की जाती है दोस्तों। और राज्य में गन्ने का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह उधम सिंह नगर जिले में होता है दोस्तों। तो अगर बात करें और दूसरा सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिला तो हरिद्वार है दोस्तों। अगर बात करें राज्य की क्रम से प्रमुख फसलों की तो गेहूं, चावल और गन्ना आता है दोस्तों। लेकिन गन्ने के बाद जो आता है वह आता है मंडुआ। तो राज्य में इन 3 फसलों के बाद गेहूं, चावल और गन्ने के बाद जो है दोस्तों दलहनों में उड़द का, यानी कि दलहनों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, जिसमें दलहन में भी उड़द का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। और उड़द के बाद राजमे का उत्पादन होता है। राज्य में उत्पादित मंडुए को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं दोस्तों? तो कोदा कहा जाता है, क्योंकि मंडुए का उत्पादन भी राज्य में काफ़ी मात्रा में होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कोदा कहा जाता है और जिसकी मांग जो है जापान में बहुत अधिक है दोस्तों। तो मंडुआ उत्पादन में उत्तराखंड के कौन सा स्थान लगता है? तो तीसरा स्थान जो है मंडुआ उत्पादन में उत्तराखंड रखता है दोस्तों। धान में मक्का राज्य की खरीफ ऋतु की फसल है। मोटे अनाजों में जो है दोस्तों राज्य में ज्वार बाजरा उगाया जाता है। और राज्य में 11 तिलहनी फसलें भी पैदा होती हैं, जिनमें मौसमी फसलों के रूप में बोया जाता है जिन्हें। और खरीफ की फसलों में तिल, भंग, जीरा और सूरजमुखी आदि की भी राज्य में खेती की जाती है दोस्तों। अब दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किशन चंद्र जोशी का संबंध किस जनपद से है? तो दोस्तों जो किशन चंद्र जोशी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आते हैं ये व्यक्ति, इनका संबंध किस जनपद से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा जनपद से। जो किशन चंद्र जोशी हैं दोस्तों, उन्होंने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाया। क्या दोस्तों? किशन चंद्र जोशी ने विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। और दोस्तों इस मिर्च के पौधे की जो ऊंचाई थी वह लगभग 6.6 मीटर है दोस्तों, यानी कि मीटर थी, यानी कि 21.64 फीट का दोस्तों, 21.64 फीट का इन्होंने मिर्ची का एक पौधा उगाया, जिसकी गोलाई दोस्तों 3 फीट थी, और फैलाव उसका लगभग 8.2 फीट के करीब था दोस्तों। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा पौधा उगाकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया दोस्तों। इनका नाम है किशन चंद्र जोशी दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य की ओर। तो विश्व का सबसे ऊंचा मिर्च का पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया दोस्तों किशन चंद्र जोशी ने, जो अल्मोड़ा के निवासी हैं। पौधे की ऊंचाई 6.6 मीटर लगभग 21 फीट। राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियों में मुख्य है आलू। बिल्कुल दोस्तों, राज्य में जो मुख्य उत्पादित
सब्जी है उसमें सबसे प्रमुख जो है आलू है दोस्तों। जब बागवानी का इतिहास पढ़ेंगे तो आलू के बारे में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों। अब तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किसे लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों उत्तराखंड का वह कौन सा जनपद है जिसे भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, देहरादून जनपद को। देहरादून जनपद को जो है दोस्तों भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया गया है। और देहरादून को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लीची प्रदेश। लीची प्रदेश जो है देहरादून को कहा जाता है दोस्तों। तो यह याद रखेंगे कि भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में देहरादून को शामिल किया गया है। अगर लीची की बात करें तो राज्य में लीची के बाग दोस्तों देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में और नैनीताल में पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अलावा पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में भी इसके उत्पादन के प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में सेब के बाग जो है उत्तरकाशी जनपद में। बिल्कुल सही है दोस्तों, राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल में जो सेब के बाग हैं वह उत्तरकाशी जनपद में है। ऑप्शन नंबर बी है, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो राज्य में उत्पादित सेब है दिल्ली में न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, हमारा राज्य में सेब के बाग हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर शेष सभी जिलों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों जो सेब के बाग हैं नैनीताल, देहरादून, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ व अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राज्य में सेब के बाग है हरिद्वार व उधम सिंह नगर को छोड़कर सभी जिलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, राज्य में उत्पादित सेब को अन्य राज्यों में पहाड़ी सेब कहकर बेचा जाता है। नहीं दोस्तों, यह कथन हमारा सत्य नहीं है और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि राज्य में उत्पादित सेब को जो है अन्य राज्यों में जो है हिमाचली दोस्तों हिमाचली सेब कहकर बेचा जाता है, ना कि पहाड़ी सेब कहकर। तो दोस्तों अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में उत्पादित की जाने वाली देसी नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किसकी किस्में हैं? तो दोस्तों राज्य में उत्पादित की जाने वाली देसी नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किसकी किस्में हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संतरा। राज्य में उत्पादित की जाने वाली देसी नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू जो है दोस्तों संतरे की किस्में हैं और ये दोनों एक ही वंश के पौधे हैं, यानी कि जो संतरा और नींबू है दोस्तों एक ही वंश के पौधे हैं। और राज्य के नैनीताल, कहाँ दोस्तों? राज्य के नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और हरिद्वार में दोस्तों। राज्य के अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार में दोस्तों, किसमें? हरिद्वार में जो है दोस्तों किसकी खेती की जा रही है? तो नींबू या आपके संतरे की खेती जो है दोस्तों की जा रही है। अगर हम बात करें कि जो सर्वाधिक जो संतरे की प्रजाति है देश में, जो है सर्वाधिक जो संतरे की प्रजाति है वह भी उत्तराखंड में पाई जाती है दोस्तों। और देश में सर्वाधिक जो है नाशपाती का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? अब नाशपाती के संदर्भ में भी देख लेते हैं, जो देश में सर्वाधिक जो नाशपाती है दोस्तों उसका उत्पादन कहाँ होता है? तो यह भी उत्तराखंड राज्य में देश में सर्वाधिक नाशपाती का उत्पादन होता है दोस्तों। और राज्यों में कुल 49 जो है फल संरक्षण केंद्र हैं दोस्तों और 95 राजकीय नर्सरी हैं दोस्तों। तो यह भी याद रखेंगे दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जेरेनियम का मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल है जो प्राप्त किया जाता है पौधे के किस भाग से? तो दोस्तों जो जेरेनियम है उसका मुख्य उत्पाद जो है सुगंधित तेल है दोस्तों, लेकिन यह जो है जेरेनियम के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा पत्तियों से दोस्तों। तो जेरेनियम एक अफ्रीकी मूल का पौधा है दोस्तों। जो जेरेनियम है एक अफ्रीकी मूल का पौधा है जिसका उपयोग जो है सुगंधित तेल बनाने में किया जाता है। इसका वास्तविक नाम जो है दोस्तों पेलरगोनियम ग्रेवियोलेंस है।
क्या दोस्तों, जो जेरेनियम का वास्तविक नाम है पेलर्गोनियम ग्रेवियोलेंस है दोस्तों। इसे गुलाब की एक सुगंध युक्त जेरेनियम भी कहा जाता है। इसका मुख्य उत्पाद जो है सुगंधित तेल है, जो इसकी पत्तियों से निकाला जाता है। दोस्तों, घरेलू एवं विदेशी बाजारों में जो है जेरेनियम के तेल की अच्छी खपत है। भारतीय इत्र एवं सौंदर्य प्रसाधन उद्योग की मांग की पूर्ति हेतु प्रत्येक वर्ष जेरेनियम का तेल जो है विदेशों से आयात किया जा रहा है दोस्तों। यही कारण है कि राज्य में इसकी खेती को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो दोस्तों, यह कुछ तथ्य थे जेरेनियम के संदर्भ में। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसे कि जेरेनियम एक शासकीय या शाकीय सुगंध युक्त पौधा है जो कि अफ्रीकी मूल का है। जेरेनियम का वास्तविक नाम पेलर्गोनियम ग्रेवियोलेंस है और जेरेनियम का मुख्य उत्पाद सुगंधित तेल है। तो यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब बिना देरी के जो है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है यहाँ पर जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी, दोस्तों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का जो गठन है वह कब किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, 14 मार्च 2001 को। 14 मार्च 2001 को उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी दोस्तों, उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन एजेंसी दोस्तों का गठन किया गया और राज्य के गुणात्मक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड स्टेट सीड सर्टिफिकेशन अभिकरण 14 मार्च 2001 से स्थापित है। और एजेंसी का मुख्य कार्य बीज अधिनियम 1966 दोस्तों, जो बीज अधिनियम है 1966 के अंतर्गत अधिसूचित फसल प्रजातियों के बीजों के मानक के अनुरूप प्रमाणीकरण करना है दोस्तों। तो राज्य में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी का गठन कब किया गया? 14 मार्च 2001 को। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य में मंडी परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? जो राज्य में मंडी परिषद है दोस्तों, उसका गठन जो है कब किया गया दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, सन 2000 में। किसानों की उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु इस बोर्ड यानी कि मंडी परिषद का गठन किया गया दिसंबर 2000 में दोस्तों। तो राज्य में मंडी परिषद का गठन दिसंबर 2000 में किया गया किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से दोस्तों। तो अब बिना देरी के दोस्तों देख लेते हैं इसके संदर्भ में अन्य जानकारी भी, जैसे उनकी उपज का यानी किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य दिलाने हेतु कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड यानी कि मंडी परिषद का गठन दिसंबर 2000 में किया गया दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड को कितने अनाज मंडी समितियों का चयन किया गया? तो दोस्तों, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने अनाज मंडी समितियों का चयन किया गया दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। ई राष्ट्रीय कृषि बाजार परियोजना के अंतर्गत उत्तराखंड में 5 अनाज मंडी समितियों का चयन किया गया। यह 5 अनाज मंडी समितियां कौन सी हैं दोस्तों? तो एक है हरिद्वार अनाज मंडी दोस्तों, एक है काशीपुर अनाज मंडी दोस्तों, एक है गदरपुर अनाज मंडी, यह भी उधम सिंह नगर की ही अनाज मंडी है दोस्तों, एक है दोस्तों किछा अनाज मंडी, किछा अनाज मंडी, और दोस्तों 5वीं हमारी अनाज मंडी आती है सितारगंज अनाज मंडी दोस्तों। तो इसके अंतर्गत उत्तराखंड की 5 अनाज मंडी समितियां हैं, जिसमें से कि हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किछा और सितारगंज है दोस्तों, और जिसमें किसान अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं तथा व्यापारी उस उपज को ऑनलाइन ही खरीद सकते हैं, जिससे किसानों को सीधे अपने बैंक खाते में ऑनलाइन भुगतान प्राप्त किया जाएगा। और भविष्य में सभी मंडी समितियों को जो है ई नाम से जोड़ा जाएगा दोस्तों, ताकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों इसके बारे में अन्य तथ्य भी देख लेते हैं कि जो 5 किसान अनाज मंडियां दोस्तों हरिद्वार, काशीपुर, गदरपुर, किछा व सितारगंज का चयन किया गया। इस परियोजना के तहत किसान अपनी उपज को ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं और व्यापारी उस उपज को ऑनलाइन खरीद सकेंगे, और जिससे किसान अपने बैंक खाते में जो है अपनी उपज का भुगतान प्राप्त कर सकेगा दोस्तों।
अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, राज्य में कृषि विविधीकरण परियोजना को किस वर्ष लागू किया गया। तो दोस्तों जो राज्य में कृषि विविधीकरण परियोजना है वह किस वर्ष लागू हुई, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मई 2001 को। मई 2001 को जो है दोस्तों इस परियोजना को राज्य में लागू किया गया और इसका मुख्य कार्यालय जो कहाँ है, राज्य कृषि विविधीकरण परियोजना का मुख्य कार्यालय कहाँ है दोस्तों, तो देहरादून में स्थित है दोस्तों। और 20% केंद्रीय सहायता से यह परियोजना जो है सितंबर 1998 को लागू की गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से दोस्तों जो है इसे मई 2001 में लागू किया गया। तो दोस्तों यह था आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का। और जो यह सारे क्वेश्चन थे दोस्तों विभिन्न फसलों के उत्पादन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। इससे एक दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं दोस्तों, और आने वाले आपके भावी एग्जामों में बिल्कुल इनसे क्वेश्चन बनने की संभावना है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, हर क्वेश्चन को जो है तथ्यों के साथ कवर कीजिए दोस्तों, और आशा करता हूं कि आने वाले एग्जामों में आप अपना 100% देने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आप सभी को शुभकामनाएं, जो भी आपके आने वाले एग्जाम हैं। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।